नमस्ते एंड वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। आज आप लोगों का डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मिस्टर इंडिया बन चुका हूं। तो क्योंकि अब मैं आपको दिखाई दूंगा नहीं और आपको बस ये बोर्ड दिखाई देगा और उस पर लिखे हुए मेरे अल्फाज दिखाई देंगे, आई होप। तो इससे एक नया हमने कुछ शुरू किया हुआ है, आप इसे देखिए और फिर बताइएगा कि इसका आपका जैसे भी व्यूज होंगे। और इसके रिगार्डिंग अब हम ये अपना एक नया सैंपल पेपर तो नहीं है ये हमारा, क्योंकि आपको पता है मैंने जियोग्राफी का और हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको करवा दिया था। अभी हमारा जो बचा हुआ था वो पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ था। क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ था तो मैंने सोचा आप पॉलिटिकल साइंस के भी आपके लिए जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होने के चांसेस रहेंगे, उनको मैं आपके लिए करवा देता हूँ। ठीक है सर, तो अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और फिर साथ साथ में आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आपसे हो सकेगा। नहीं होगा तो मैं आपको बताने के लिए तैयार। कहता है इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द, कहता है अगर कभी भी जहां पे पावर डिवाइडेड होती है, जहां पे पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल सिस्टम में, सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइडेड होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती। किसको ऑर्डर नहीं कर सकती है आपको बताना है सरकार। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रिंसिपल को ऑर्डर नहीं कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है। तीसरा गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं करती। नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। हमेशा याद रखिए फेडरल गवर्नमेंट में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑर्डर नहीं कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है। प्रिंसिपल को ऑर्डर कर देगी, लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर कर देगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने को गुस्सा आ गया तो कोई जो केरला के जो सीएम है उसको ऑर्डर कर दिया भाई तू ये कर ले, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे अगर यहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल को ऑर्डर होगा, लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव नहीं है। सी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला, विच कंट्री फॉलो द यूनिटरी सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी सरकारें हैं जहां पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ताकतवर है, सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास हैं। ऐसी कौन से स्टेट्स हैं, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास सारी पावर है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कहता है बेल्जियम, स्पेन एंड इंडिया। सर याद रखिए बेल्जियम, स्पेन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया आ गया ना। इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, बहुत सारी ताकत तो केजरीवाल जी भी रखते हैं, ये याद रख लीजिए। तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगला इसमें कहता है यूएसए, जापान और बेल्जियम। सर अभी हमने पढ़ा था बेल्जियम से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी, बेल्जियम से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी ना, तो ये भी ऑप्शन खल्लास हो गया। अगला देखिए थर्ड में फिर इंडिया आ गया। सर इंडिया में नहीं है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी ताकत नहीं रखती है, याद रखे। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन बचा। याद रखे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाइना में और श्रीलंका, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं के पास सारी ताकत होती है। ठीक है, वही सब कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो कौन सी? यूएई में, चाइना में और श्रीलंका विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो अरब कंट्रीज होती है ना उन्हें ही बोलते हैं यूएई। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही माई बाप है, याद रख लीजिए। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस? अलायंस का मतलब यही, अलायंस का मतलब सिंपल आप समझ लीजिए। मान लीजिए दो पार्टियों में चुनाव हुआ, दोनों पार्टी में किसी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिले, तो अब बोलते हैं क्या करें? बोलते दोनों लोग बोलते हैं भाई साहब चलो मिल जाओ, दोनों लोग मिलके सरकार बना के दोनों अय्याशी करेंगे। बस यही होती है अलायंस। जब दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी आपस में मिलके सरकार बना लेती है और दोनों मजे लेती हैं तो उसे हम कहते हैं अलायंस। ठीक है सर, आप देखेंगे कि चुनाव से पहले जो दो पार्टियां एक दूसरे के लिए बुरा भला बोलेंगी, चुनाव के बाद एक ही दोनों हो जाती हैं और दोनों मस्ती से गवर्नमेंट चलाती रहती हैं। यही है सरकार, क्या करें?
जो भी है अब यही है। तो कहता है क्या होता है अलायंस? अलायंस टू पार्टी टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि दो ही पार्टी मिले अलायंस में, दो पार्टी भी मिल सकती हैं, 3 भी, 5 भी, 10 भी, 100 भी, 90, कितनी भी पार्टी मिल सकती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दो ही मिले, दो भी मिल सकती हैं, बट ऑप्शंस देख लेते हैं अगर कुछ होता है आगे। तो अगला कहता है लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म। लेफ्टिस्ट मतलब आपको पता है ना, एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम लेफ्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, एक गवर्नमेंट होती है जो राइट गवर्नमेंट, मतलब दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेफ्ट और राइट बोलते हैं, नाम ना लेके सिर्फ लेफ्ट और राइट बोल देते हैं कि ये दोनों अपोजिशन में एक दूसरे के। सी क्या कहता है? सी कहता है व्हेन स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। कहता है जब स्टेट और नेशनल पार्टी, सर ऐसी बात नहीं है, ये तो महा गलत है, स्टेट गलत है। कहता है when several parties in a multiple system when the several parties in a multi-party system join form the purpose of contesting election and winning power। ये डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि मतलब जब ढेर सारी क्या होती है, जब ढेर सारी पार्टीज या मल्टी पार्टी सिस्टम को ज्वाइन करती हैं और उसके बाद उनका काम यही होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के जीत जाएंगे। मान लीजिए दो पार्टी, मान लीजिए एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा, तो क्या करेगी, 2-3 लोगों के साथ और मिल जाएगी, ताकि अगर हम उन दोनों लोगों के साथ मिलेंगे तो हम चुनाव को जीत जाएंगे। इसी वजह से वो क्या करती हैं, अलायंस फॉर्म करती हैं। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही अलायंस का मतलब है। अगला है विच टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट डच बेल्जियम है। कहता है अभी मैंने आप लोगों को 1 मिनट पहले ही बताया था ना कि बेल्जियम के पास कौन सी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि पहले तो वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। अब यूनिटरी तो नहीं हो सकती, कोई और ही होगी ना। तो याद रखिए पहले बेल्जियम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अभी नहीं है। तो बोला अभी कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जहां पावर डिवाइड हो, जहां पावर डिवाइड हो, जब कोई किसी एक ही इंसान के पास पावर नहीं होनी चाहिए, कितने में होनी चाहिए, डिवाइडेड अगर पावर हो जाती है उसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में अभी फेडरल गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट बाबूजी? फेडरल गवर्नमेंट है। कहाँ पे? बेल्जियम में। कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट है। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, देखिए व्हाट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मान लीजिए अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को बता रहे हो तो बोलेगा यार तुम तो ऐसे बकबक करते रहते हो, कुछ भी बोल देते हो अपने बारे में, मुझे इस बात का क्या प्रूफ है कि जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? तो मुझे लिख के दो कि जो बोलोगे सच बोलोगे, नहीं अदरवाइज अगर आप गलत बोलोगे तो मैं आपको कोर्ट में भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि अपने बारे में आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो सर इसी चीज को बोलते हैं जब कोई अपने ही बारे में किसी इंफॉर्मेशन को लिख के देता है ना। कहता है व्हाट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि अपनी इंफॉर्मेशन देता है जब वो रिटर्न वे में, कि अगर गलत हुआ तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। ऐसी चीज को, जिस चीज पे वो लिख के देता है ना अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो सही होती है और दावा करता है कि ये सही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एफिडेविट, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट, अपील। अपील नहीं, एग्रीमेंट नहीं, डिक्लेरेशन नहीं, जिस चीज को आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख के देते हो उस चीज को हम बोलते हैं एफिडेविट। क्या बोलते हैं? एफिडेविट। लोग जाते हैं ना वकील के पास, एफिडेविट बनवाते हैं। इसका मतलब, एफिडेविट का मतलब ये है कि लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी इस पेपर में कोई भी चीज मेरे बारे में लिखी गई है वो यथावत सत्य है और मेरे होश हवास में ये लिखी गई है, उस चीज को एफिडेविट बोलते हैं। बोलो तारा। क्वेश्चन नंबर 14। अगला कहता है इन बेल्जियम में क्या हो गया था सर? एक बार देखिए तो सही। कहता है बेल्जियम में द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरा ऑप्शन द स्टेट गवर्नमेंट आर सब, कहता है स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट का मतलब उसकी मदद करना, उसमें कोऑपरेट करना, सहायता करना, आप उसे सबऑर्डिनेट समझ लीजिए। सी बोलता है कि दिस गवर्नमेंट हैव नो से बिफोर द सेंटर। कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो कुछ नहीं बोल सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसके बारे में।
तो एक सी है। कहता है डी क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। कहता है कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबऑर्डिनेट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं हो सकता। जो बड़ा चीज है वो छोटे के अंदर काम नहीं कर सकता, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, तो बेल्जियम में हुआ क्या था, कहता है इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में एक ही चीज, अभी मैंने आपको बताया था ना, बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट आ गई थी। कौन सी सुन रहा है ना तू, कौन सी गवर्नमेंट आ गई, फेडरल गवर्नमेंट आ गई। और आपको पता ना फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, क्योंकि पावर का डिवीजन होता है। तो अब देख लो, कहता है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ए करेक्ट हो जाएगा ना, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं रहती है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है। तो बेल्जियम में अब ऐसी ही सरकार है, कैसी सरकार है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट नहीं है, याद रखना, सबऑर्डिनेट नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म में पावर का डिवीजन होता है। बेल्जियम में फेडरलिज्म है, वहां पे पावर का डिवीजन है। ठीक है सर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। एक ऐसा देश का नाम बताइए जहां पे ढेर सारी पार्टी, अनंत पार्टी है, 750 पार्टी है। सर और कोई नहीं हो सकता, उसे इंडिया ही कहना पड़ेगा। और किसी देश में लोगों के पास इतना फर्जी टाइम नहीं है कि लोग जा जाके अपना पार्टियों में समय बर्बाद करें और देश को भी बर्बाद कर दें, है ना। लोगों के पास काम धंधा भी नाम की चीज होती है। तो इंडिया में आपको पता होगा ना, इंडिया में इतनी पार्टी है, इंडिया में है 750 पार्टी है। कितनी पार्टी सरकार, 750 पार्टी जो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में इतना ऐसा नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा नहीं है, यूएसए में भी नहीं है, और चाइना में भी ऐसा नहीं। इधर 2 पार्टी सिस्टम चलता है, यहाँ पे 2 ही पार्टी होती हैं। ठीक है, इंडिया में ढेर सारी पार्टी हैं, कोई भी चाहे तो अपनी पार्टी बना ले और चुनाव भी जीत सकता है, उसके लिए बधाई है। ठीक है सर, अगला सवाल कहता है विच ऑफ दीज इज अ नेशनल पार्टी। बताइए इनमें से कौन सी है जो नेशनल पार्टी होती है। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है सरकार जो पार्टी पूरे मतलब इंडिया में होती है, उसे हम कहते हैं नेशनल पार्टी। या फिर जब वो इलेक्शन लड़ती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ वोट उसे मिलने ही चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर ये यही कांग्रेस है जिसके माई बाप राहुल गांधी जी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे सीपीआई बोलते हैं। आपको पता है बीजेपी को तो बारे में तो पता ही है, आपको उसमें बताना ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस, तो सर ये तीनों की तीनों पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी हैं, तीनों की तीनों पार्टी जो हैं वो नेशनल पार्टी हैं। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, अगला सवाल। ठीक है, ये कांग्रेस भी है नेशनल पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बीजेपी भी, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अगला 17 क्वेश्चन कहता है डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बिकॉज। अभी तो बताया था डेमोक्रेसी को हम अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर कभी भी दो लोगों के बीच में कुछ खींचातानी या मतभेद हो गए तब हम उन दोनों को बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को सही बोलते हैं। ठीक है सरकार, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, कहता है इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटीज। कहता है बेल्जियम में कितने परसेंट फ्रेंच कम्युनिटी हैं। तो याद रखिए सरकार, 54 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, कितना बाबूजी, एक बार बोल दो कितने परसेंट बचे, बोलो ना सर। बचे हुए आपके 40%। कितने परसेंट, 40% ही बंदे जो थे वो क्या बोलते हैं, 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उसे वो फ्रेंच कम्युनिटी के थे। कौन सी कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी के 40। बेल्जियम में कितने परसेंट लोग फ्रेंच कम्युनिटी, 40% लोग फ्रेंच कम्युनिटी के थे। ठीक है सरकार, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं जरा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन and enjoys the confidence and trust of citizen is known as। कहता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, इज इलेक्टेड बाय, जिसे सिटीजन ही इलेक्ट करता है ना। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसमें चुनता कौन है लोगों को, जिसे जो हमारे ऊपर राज करेगा वो हमारे बंदे ही चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं जो सिटीजन होते हैं। एंड enjoys the confidence,
A democratic government is elected by the citizen and enjoys the confidence. ऑब्वियस सी बात है, हम लोग चुनते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को वो लोग एंजॉय करते हैं और वो ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन को भी गेन कर लेते हैं. दिस इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोलेंगे, सेकुलर गवर्नमेंट बोलेंगे, या फिर डी विल बी द, डी के लिए हम पढ़ लेते हैं. डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी एंड डी. देखते हैं सर, डी नीचे ही है, डी है. आज स्टेबल गवर्नमेंट बोलेंगे क्या इसे? तो देखते हैं सरकार. याद रखिए, अगर एक ऐसी सरकार जहां पे लोग चुनते हैं, किसको? लोग इलेक्ट करते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो भी रूल करेगा और फिर वो लोगों के ट्रस्ट को भी जीतता है, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं. याद रख लीजिए, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे. ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे. ठीक है, याद रखिए. जरा ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट समझिए. ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वो होती है जो जिसमें कोई घपलाबाजी ना हो. इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट. एकदम साफ साफ है, ईमानदारी से चलिए. ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट. सेकुलर गवर्नमेंट वो होती है सरकार जो हर धर्म, हर मजहब, हर लोगों को समान भाव से देखती है. उसे हम सेकुलर गवर्नमेंट बोलते हैं. कि वो नहीं कि बोले कि भाई ये पर्टिकुलर धर्म ही अच्छा है, बाकी धर्म ठीक नहीं है. ऐसी सरकार कभी भी सेकुलर गवर्नमेंट नहीं हो सकती है सर. सेकुलर गवर्नमेंट का मतलब जो सबको समान मानती है. तो इसका बी का जो 20 का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. कि ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार होती है जो जिसे लोग चुनते हैं और वो लोगों के कॉन्फिडेंस को गेन करती है. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अगला सरकार ये रहा. कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बारे में बताइए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला कहता है इट इज अ फ्री फ्रॉम करप्शन. अरे आप सोच के देखिए भाई साहब, जिस देश में डेमोक्रेसी होगी उस वो देश में करप्शन नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता. मैं खुद 1 मीटर लगाने के लिए 10 दिन से दौड़ रहा हूँ बिजली का. आप ऐसा समझिए ना, आप ऐसा नहीं हो सकता. डेमोक्रेसी में अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वो करप्शन फ्री हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. अगला, डेमोक्रेसी इज अ फ्री फ्रॉम द सोशल कॉन्फ्लिक्ट. सर ऐसा भी नहीं है कि जिस देश में डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे अब सर सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप समझिए जरा. सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक जात के लोग मतलब एक धर्म या एक जात के लोग या फिर एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से बोलेंगे उनको कोई तकलीफ नहीं है. नहीं सर, लोगों को तकलीफ होती है. लोग बोलते हैं ये यहाँ पे है साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से लड़ता है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से लड़ रहा होता है. तो डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सर हो जाते हैं ना. वो बोलते हैं भाई तुम पर्टिकुलर टाइम पे ये है, उनसे उनको तकलीफ है, उनसे उनको तकलीफ है. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. इट इज अ सक्सेसफुल इन इरिगेटिंग इन अ पॉवर्टी. ठीक है, इरिगेटिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब आप समझिए, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. तो आप खुद बताइए कि अगर जिस देश में डेमोक्रेसी होगी क्या वहां पे लोग गरीब नहीं होंगे? ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है. जो देश में डेमोक्रेसी, इंडिया में देख लीजिए सर, कितनी इंडिया में तो है डेमोक्रेसी, देखिए लोग कितने गरीब. आप किसी भी जनरली रेड लाइट पे जाएंगे ना तो वहां पे कोई ना कोई भीख मांगते हुए मिल जाएगा. तो गरीबी है, हर जगह गरीबी है. ठीक है, तो अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो आप सोचेंगे उसमें गरीबी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है. ये भी गलत ऑप्शन है. इट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ सिटीजन. यस सर, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की यही एक खूबी है. खूबी ये होती है कि ये हर एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है. मान लीजिए कल को राहुल गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे. मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनेंगे. केजरीवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे. यही बहुत खूबसूरत बात है किसकी? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की, कि सबकी बात मानी जाएगी, फिर हम वही करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद होगा. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यही है डेमोक्रेसी के बारे में सत्य बात, कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को आप मानिए. विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम. कहता है बेल्जियम के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जो हम बेल्जियम के अंदर बोलते हैं? तो याद रखिए बेल्जियम के अंदर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, डच. कौन सी होती है? डच भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं. स्पेनिश नहीं, फ्रेंच नहीं, इटली नहीं, डच बोल दे एक बार मेरे पीछे. डच सबसे ज्यादा कहाँ बोल दी? बेल्जियम में. बोलो तारा रारा. अगला सवाल ये रहा. कहता है इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज. कहता है महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए. क्यों? पहला कारण, मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर फॉलोइंग फेमिनिज्म
एंड मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब होता है कि जहाँ पे पुरुष प्रधान हो। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ की महिलाएं थोड़ी प्रधानता में आए। इस कारण से हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड एवरीवेयर, कहता है कि हमें सोसाइटी में नेसेसरी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए महिलाओं को सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि महिलाएं को हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपके लिए? अगला कहता है इट इज नाउ ईजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। कहता है ये इसलिए हो रहा है कि अब ये समय ऐसा आ चुका है कि महिलाएं भी लीगल तौर से इक्वल अमाउंट ऑफ वेज के लिए स्ट्रगल कर सकती हैं। मान लीजिए एक महिला ने भी वही काम किया, एक पुरुष ने भी वही काम उतने टाइम तक किया, पुरुष को ज्यादा तनख्वाह, महिला को कम तनख्वाह, तो महिला जाके कंप्लेन कर सकती है कि भाई जब काम सेम है तो तनख्वाह अलग अलग क्यों है। इसी कारण की वजह से महिलाओं को डेमोक्रेसी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी समान काम के लिए समान पैसा मिलना चाहिए। ठीक है सरकार, ठीक है। और डी बोलता है डी तो गलत है, वुमेन आर नॉट इल ट्रीटेड एवरीवेयर इन वर्ल्ड, ये करेक्ट नहीं है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट नेसेसरी है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि उनको इक्वल वेजेस भी मिलनी चाहिए। कहता है बहुजन समाजवादी पार्टी, याद रखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी मायावती जी अभी हेड हैं, उनको किसने बनाया था? वो एक ही राम है सरकार, बी आर अम्बेडकर नहीं है, ममता बनर्जी अभी नहीं भाई। ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी क्या काम कर रहे हो? श्यामा प्रसाद भी नहीं है। द वन एंड ओनली द मैन इज कांशी राम। कांशी राम जी ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई थी। याद रखिए बी आर अम्बेडकर पे आप टिक मार दोगे, मुझे मालूम है। द करेक्ट आंसर इज कांशी राम। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। अगला कहता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज। सर अभी मैंने ये बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई होप। अगला सवाल, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ। सर आप सोच के देखिए इंडिया में कितनी पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन, तो सोच के देखिए सर जरा बताइए, इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड किया है। भगवान, 750 पार्टी हैं एक देश के अंदर, फिर भी हमारे देश को इतना डेवलपमेंट नहीं करवा पा रही हैं। ठीक है सर, हमें करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा देश को, तभी यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी हटेगी, अगर हम कुछ सोचेंगे तभी। ठीक है, और पार्टियां कितनी है? 750 पार्टीज हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, कितनी पार्टीज है सरकार? 750 पार्टीज इंडिया में, याद रख लीजिए। करते क्या है लोग। अगला सवाल है सर, कहता है इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर। कहता है इन श्रीलंका के अंदर, इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ सिंहला स्पीकिंग पीपल, श्रीलंका में बहुत ज्यादा लोग हैं जो सिंहालीस बोलते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, देखो इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ सिंहालास स्पीकिंग पीपल, जो श्रीलंका में ना बहुत सारे लोग सिंहालास बोलते हैं, जबकि वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, जबकि बहुत सारे तमिल्स क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोग जो श्रीलंका में रहते हैं सिंहालीस बोलते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, जो बाकी तमिल हैं वो क्या बोलते हैं? जो बाकी तमिल पता है क्या बोलते हैं? वो बुद्धिस्ट बोलते हैं, बुद्धिस्ट हैं। जो बाकी तमिल्स है वो क्या, कौन सी कास्ट को मानते हैं? वो बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। ठीक है सरकार, याद रखिए जो श्रीलंका में बहुत ज्यादा लोग सिंहालीस हैं, बट जो बचे हुए तमिल है वो क्या है? वो बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे तमिल लोग श्रीलंका में जाके बस गए। हमारे साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग जाके श्रीलंका में बस चुके हैं, तब वो वहीं के बसिंदे हो गए हमेशा के लिए। तो वहां पे कुछ लोग जो हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं और बुद्धिस्ट लोग भी श्रीलंका में हैं। तो बहुत सारे लोग सिंहालास बोलते हैं और बहुत सारे सिंहालीस हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी है। याद रखिए हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं, याद रहेगा सरकार। पक्का पक्का पक्का, ठीक है, याद रखना है। आगे चलें क्या? बहुत सारे सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट होंगे, फिर हिंदू और फिर मुस्लिम है वहां पे, ये याद रखिए। ये अरेंज में आप बोलेंगे ना चारों में तो सेम ऑप्शन दे रखा है, चारों में सेम ऑप्शन देने का सिर्फ मतलब यही है, चारों में सेम ऑप्शन देने का मतलब ये था कि सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, फिर हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं। ठीक है सर, अगला सवाल देखिए, कहता है
नेक्स्ट कहता है डेमोक्रेसी स्टैंड सच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन, कहता है जो डेमोक्रेसी को हम बोलते ना भाई, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। लोग पूछते हैं क्यों, सिर्फ एक ही कारण है, इक्वालिटी नहीं कारण है, करप्शन हट जाएगा इसलिए नहीं बोलते कि डेमोक्रेसी अच्छी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अच्छी सिर्फ इसीलिए हम बोलते हैं कि उसमें हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम है। डेमोक्रेसी सरकार गवर्नमेंट में हर एक इंसान अपनी बात फ्रीडमफुली रख सकता है। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंसान को आज़ादी मिलेगी, इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है। ठीक है सरकार, अगला है जरा देखिए। नेक्स्ट कहता है देखिए, ठीक है, अगला सरकार कहता है बर्लुस्कोनी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंपनी ओन्स, सर ये कहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, सर ये ऑप्शन गलत लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंपनी ओन, प्राइम मिनिस्टर, सर वो प्राइम मिनिस्टर थे अपनी ही कंपनी के, और हिज कंपनी ओन्स टीवी चैनल, और उनकी कंपनी एक टीवी चैनल ओन करती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी, और उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी थी आ फुटबॉल क्लब, तो एक फुटबॉल क्लब कहता आ फुटबॉल क्लब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आपको बताना था। बर्लुस्कोनी वाज द प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इनकी कंपनी उनकी एक कंपनी टीवी चैनल को भी ओन करती थी, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी थे, और ये फुटबॉल क्लब भी था। तो ये कहाँ पे था, ऐसा था, ये कौन सी कंट्री की कहानी सुनाई जाती है, सर नन अदर देन इटली। इटली की तितली, तितली से रोना, रोने से रोम, तो इटली की कैपिटल है रोम, इसीलिए हम बोलते हैं रोज रोज पढ़ो। ठीक है सरकार, तो याद रखिए इटली में ही बर्लुस्कोनी जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक टीवी चैनल को ओन किया हुआ था, उनके पास मोस्ट पब्लिशिंग इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी थी, और उनके पास एक फुटबॉल क्लब भी था, इसी वजह ये कहाँ के थे सर, इटली 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 इटली। अगला सवाल सर, ठीक है, इटली से याद रखें, यह टीवी चैनल कहाँ पे था, इटली में था, याद रख लीजिए बस वहां पे ऐसे ही। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच लीडर वर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। सर देखिए, आपको पता ना कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत खतरनाक है, लोग किसी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, कोई कहता हम इस जात के हैं और कोई कहता उस जात के हैं, तो लोग अपनी धारणा को बनाए हुए रहते हैं कि कोई पर्टिकुलर से है, कोई पर्टिकुलर से है। तो कहता है ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने में हमारी मदद करी थी, हु आर द लीडर्स। तो याद रखिए सरकार, आपको पता है जो एक नाम कॉमन है सबके अंदर जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करी थी, वो है BR अम्बेडकर, क्योंकि ये खुद ही ये छोटी जात से आया करते थे, और इनको लोग स्कूलों में बैठ के पढ़ने नहीं देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करी थी सरकार। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन में तो BR अम्बेडकर है ही नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी BR अम्बेडकर नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। या तो होगा ए या तो होगा बी, तो समझना होगा इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। ठीक है सरकार, ये जो राजा राम मोहन राय है ना सर, राजा राम मोहन राय ने ये कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसे चीजों को खत्म किया था। ठीक है ना, सती प्रथा पहले चलती थी ना कि किसी का हस्बैंड अगर चटक जाता था तो उसकी जो पत्नी थी उसको भी लोग जिंदा जला देते थे। इस काम को इन्होंने खत्म किया था राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने कहा था जो विधवाएं हैं, जो विडो हो गई हैं, दे कैन री मैरिज, अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर सकती हैं। पहले के टाइम पे एक बुढ़ा होता था, उससे किसी जवान लड़की की शादी कर देते थे, और बुढ़ा पहले मर जाता था, और वो लड़की को पूरे टाइम ऐसे अकेले रहना पड़ता था, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था, उसे किसी फेस्टिवल में इंक्लूड नहीं किया जाता था, उसकी जिंदगी दूभर कर दी जाती थी। तो इस कामों को खत्म किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है सरकार, तो पहले का टाइम था, उसे बोलते सती प्रथा कि अगर उसका हस्बैंड चला गया तो उसकी औरतों को भी जला देते थे, बहुत गलत बात है, सबको जीने का हक है। ठीक है, तो बी बिल भी गलत ऑप्शन। ठीक है सरकार, तो खत्म किसने जाति प्रथा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ज्योतिबा फूले जो मुंबई से बिलोंग करती थी सरकार, महाराष्ट्र, इन्होंने बहुत मेहनत करी। BR अम्बेडकर जी को आपको पता है बहुत मेहनत करी। गांधी जी ने भी बहुत मेहनत करी थी, उन्होंने कहा था कि ये हरिजन है, ये हरि के जन है। और साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर मिलेंगे पेरियार रामास्वामी। पेरियार रामास्वामी जी थे, इन्होंने साउथ इंडिया में भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने में मदद करी थी। तो दीज
दीज आर द ग्रेट मैन जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए इंडिया में काफी काम किए थे। बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार रामास्वामी बिलोंग्स फ्रॉम द साउथ इंडिया। अगला सवाल सर, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। अभी मैंने बताया था डेमोक्रेसी में एक ही चीज होती है कि हम हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी देते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल का सम्मान करते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल का सम्मान है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। याद रहेगा सर। अगला सवाल, ठीक है, इधर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट इज इनकरेक्ट। याद रखिए, सेकुलर स्टेट वो होता है जहां की सरकार हर एक धर्म को कहती है सम्मान है। सेकुलर स्टेट वही होगा जो जहां की गवर्नमेंट कहे कि हर एक धर्म है जो समान है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म का पक्षपात ना करे, उसे हम लोग कहते हैं सेकुलर गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इज इनकरेक्ट। तो कहता है सेकुलर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। इंडिया को हम सेकुलर मानते हैं ना, इंडिया वाले लोग कहते हैं कि इंडिया में हर धर्म बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, एवरीबॉडी इज इक्वल। कहता है अलाउ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कहता है कि इंडिया में ना आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये बात करेक्ट है सर, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रीजन। कहता है इंडिया का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना जैन है, ना ईसाई। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इंडिया में कोई भी इंसान किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है। अगला है सी, कहता है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशंस ऑन रिलीजियस ग्राउंड। कहता है कि आपको प्रोहिबिट किया जा सकता है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। कहता है मतलब कि इंडिया में ना कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी धर्म से हैं इसलिए आप छोटे या बड़े हो जाएंगे, नहीं। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेट, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ किसी के रिलीजन, किसी के धर्म के बेस पे किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी चीज को हम कहते हैं प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव को रोकना होता है। किस बेस पे? रिलीजन के बेस पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये याद रखिए, इंडिया में ऐसी बात कही गई है। अगला है इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। डी कहता है कि इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। याद रखिए, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए सीट रिजर्व नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। देखिए, जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके लिए तो सीटें रिजर्व हैं, लेकिन जो रिलीजियस, जो धर्म जात के ऊपर सीटें रिजर्व नहीं है। तो यही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। ठीक है। इंडिया सेकुलर है पर धर्म के नाम पे किसी को कोई सीट मिल जाएगी, ऐसा सीटें रिजर्व नहीं है। इलेक्शन में सीट मिल जाए या कहीं कोई और सीट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, यही स्टेटमेंट गलत है ना, तो इसी को हम लोग टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डी के बारे में ही पूछा था। हाँ या ना सर? क्योंकि उन्होंने डी के बारे में पूछा था ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यही तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल कहता है पावर, कहता है इन्होंने ये कहा हुआ है पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वाज लॉन्च बाय। कहता है पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वाज लॉन्च बाय। तो किसके द्वारा? एलम का मतलब आप स्टेट समझिए, स्टेट एलम का मतलब स्टेट होता है। ठीक है सर। कहता है पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वाज लॉन्च बाय। आपको पता है ना कि जो श्रीलंका में था, श्रीलंका में लोगों ने अपने अलग स्टेटमेंट की मांग करनी शुरू कर दी थी। तो किन लोगों ने अपने लिए अलग स्टेट की मांग करी थी? श्रीलंका में किन लोगों ने अपने लिए अलग स्टेटमेंट की मांग करी थी? क्योंकि पता ना, जहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी होती है किसी धर्म या जात वालों की, वो लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं जिन लोगों की कम संख्या होती है। तो श्रीलंका में भी ऐसे हो गया था, सिंघालीस ज्यादा थे, वो दबदबा बनाना चाहते थे। तो किन लोगों ने अपने लिए अलग स्टेट की मांग कर दी थी?
तो याद रखिए वो लोग थे सर तमिलियन लोग थे। तमिलियन लोग कम थे ना, तो इसीलिए ये लोग कहते थे हमें अलग स्टेट बना के दे दो। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो इन्होंने ही अपने लिए अलग एलम, अलग स्टेट की मांग शुरू करी। एलम का मतलब स्टेट होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, याद रखना। ये बात श्रीलंका की है जहाँ पे तमिल लोग अपने लिए अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। याद रहेंगे। अगला देखिए, कहता है चूज द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है आपको ना करेक्टली मैच सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है। तो अभी शायद ये मैचिंग दे नहीं रखा इन्होंने, तो इसको छोड़ते हैं, अगले पे आ जाते हैं। कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उन्होंने ऐसा पूछा हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ अ कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगी, ग्लोबल सिनारियो के ऊपर डिपेंड करेगी, या फिर डिपेंड करेगी कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है सरकार। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी देश में ज्यादा लोग होंगे तो उसकी कंट्री, ज्यादा लोग होंगे तो जो उसकी कंट्री, ज्यादा लोग होंगे तो उसकी कंट्री की ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एरिया ऑफ अ कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है क्या किसी भी कंट्री की ग्रोथ? नहीं सर, किसी भी कंट्री की ग्रोथ होगी इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास ज्यादा लैंड होगा उसकी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी ना। ग्लोबल सिनारियो मतलब अगर पूरे संसार में इकोनॉमिक अच्छा चल रहा है तो उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी, अगर पूरे संसार में इकोनॉमी कम है तो उसकी भी ग्रोथ कम हो जाएगी। इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है। दिस रूल इज कॉल्ड कॉपरेशन अमंग द नेशन। अगर देशों के बीच एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तब उस देश की ग्रोथ हो जाएगी। अगर दो देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो उन दोनों देश की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसीलिए कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन द कॉपरेशन अमंग द नेशन। एक दूसरे की कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है अ सिस्टम दैट वैल्यू मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर द वुमेन। सर इस बात के लिए हमेशा लड़ाई होती है। उस सिस्टम का नाम बताइए जो सिस्टम ये कहता है कि पुरुष प्रधान है। वो सिस्टम ऐसा कहता है कि पुरुष की ज्यादा वैल्यू, वो सिस्टम ये कहता है कि पुरुषों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, महिलाएं बेकार है, महिलाओं को उतना सम्मान नहीं देना चाहिए। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम फेमिनिस्ट है क्या? नहीं सर, फेमिनिस्ट कहता है महिलाएं इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट है क्या? सोशलिस्ट कहता भाई साहब दोनों इंपॉर्टेंट है, नर भी नारी भी, नर भी मादा भी। और एक कम्युनिस्ट होता है, कम्युनिस्ट कहता भाई साहब जिसके पास पैसा वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो उसने कहा हुआ है मुझे एक ऐसा समाज का नाम बताओ जहां पुरुष महान है, पुरुष इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को हम कहते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की सिस्टम एक ऐसा होता है जहां पे पुरुष इंपॉर्टेंट है, पुरुष महान है, पुरुष की वैल्यू ज्यादा है, पैट्रियार्की सोसाइटी बोलते हैं। इंडिया में पहले पैट्रियार्की सोसाइटी ही चला करती थी, जो पुरुष बोलते थे वही होता था, पर अब ऐसा नहीं है। महिलाएं भी जा चुकी हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ती। साडा हक थे रख, बोलो तारा रा रा। कहता है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कहता है इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कहता है इसमें से एक ऐसी कंट्री का नाम बताइए जहां पे ढेर सारी स्टेट्स आपस में मिलके एक कंट्री बन गए हैं। तो आपको पता है बेल्जियम में ऐसा नहीं है, जहां पे ढेर सारी कंट्री इकट्ठी होकर एक मेन कंट्री बन गई है। तो आपको ऐसा तो बेल्जियम में नहीं है, श्रीलंका में तो बेचारी खुद छोटा सा है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में आप बोलोगे स्टेट का मतलब छोटे छोटे स्टेट मिलके बनी है ना एक, लेकिन छोटे छोटे स्टेट मिले तो हैं, पर वो एक तरीके से आप सोचिए जो यूएसए है ना, यूएसए में अलग अलग कंट्रीज मिल जाती हैं, तो फिर वो लोग अपना एक अकेला प्रेसिडेंट चुनती हैं। तो इंडिया एक अकेला है। यूएसए में ना डबल सिटीजनशिप चलती, मतलब आप यूएसए की भी सिटीजनशिप लीजिए, जिस वहां के कंट्री में जाएंगे, उस के स्टेट में जाएंगे, वहां की भी सिटीजनशिप ले लीजिए। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया तो एक ही है पूरा,
ठीक है सर। तो ऐसी कंट्री है सिर्फ यूएसए। यूएसए ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज आपस में एक साथ आई हैं और उन्होंने एक फेडरेशन बना रखा है। यूएसए ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज एक साथ आई है और उन्होंने अपना एक फेडरेशन बना रखा है। ठीक है सरकार, वो है यूएसए, यूनाइटेड। उस शब्द में आ रहा यूनाइटेड स्टेट। कौन यूनाइटेड हुआ? ढेर सारे स्टेट यूनाइटेड हो चुके हैं। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका के ढेर सारे स्टेट इकट्ठे आ चुके हैं तो फेडरेशन बना चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है यूएसए। यूनाइटेड हो गया है कौन? ढेर सारे स्टेट। किसके? अमेरिका के। याद रखेंगे ना, इसीलिए फेडरेशन बना है। अगला सवाल ये रहा, कहता है कि इन विच सिस्टम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज अबाउट 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन। कहता है कौन से ऐसा इलेक्शन है, इंडिया का ऐसा कौन सा ऐसा इलेक्शन है जहां पे 1/3 सीटें रिजर्व हैं, वो नारियों को ही जाएंगी, महिलाओं को ही जाएंगी। ऐसा कौन सा इलेक्शन है सर? वो सिर्फ एक ही इलेक्शन है, लोकसभा। सर अगर लोकसभा में हो जाता ना 1/3 महिलाएं पहुंच जाती तो मजा आता। भाई साहब ये पुरुष लोग लोकसभा में सीट ना देंगे ना जी ना, बहुत चालाक आदमी है ये लोग। स्टेट असेंबली में भी नहीं देंगे। अगर स्टेट असेंबली में ये लोग दे देंगे इन लोगों को तो क्या होगा? फिर पुरुष तो आ ही नहीं पाएगा, इसीलिए स्टेट असेंबली में भी ऐसा नहीं होता है। अगला है नन ऑफ दीज में तो ऐसा होगा नहीं, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी में ही पुरुषों ने 1/3 महिलाओं को सीट रिजर्व कर रखी है। ठीक है ना सरकार, 1/3 सीट रिजर्व है किसके लिए? महिलाओं के लिए। कहाँ पे? जब पंचायत का इलेक्शन होगा या फिर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होगा तो वहां पे 1/3 महिलाएं ही चाहिए, हाँ या ना। पंचायत, गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा है ना, तो आजकल बंदे पता है क्या करते हैं सर? अपनी बीबी को खड़ा कर देते हैं और करते वही सब काम है पर उनकी बीबी का नाम चलता रहता है। माई बाप वही है, नाम बीबी का चला रहे हैं सर। ठीक है ना, तो 1/3 कहाँ पे? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। अगला सवाल कहता है द पीपल हुज forefathers कम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। आपको पता ना, इंडिया से बहुत सारे बंदे श्रीलंका चले गए थे काम करने के लिए, क्योंकि वो प्लांटेशन वर्क, वहां पे प्लांट का काम करने गए थे, लगाने या जो कुछ खेती किसानी करने गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में जब वो चले गए थे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुत सारे वर्कर कहाँ से इंडिया से कहाँ चले गए थे? श्रीलंका चले गए थे। ऐसे लोगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं सरकार? ऐसे लोगों को हम नाम जानते हैं इंडियन तमिल नाम से जानते। इंडियन तमिल आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये बंदे पहले इंडिया में थे, फिर कहाँ चले गए? श्रीलंका चले गए। किस लिए गए थे? काम करने के लिए गए थे, लेकिन जब वहीं काम करने लगे, वहीं शादी कर ली, वहीं बस गए, फिर वहीं परमानेंट ही बस गए, वापस आए ही नहीं। ऐसे लोगों को इंडियन तमिल्स कहते हैं। तमिल इंडियंस मत बोल दियो राम बाबू, इंडियन तमिल्स ही बोलना है। क्या बोलना है? इंडियन तमिल्स। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से गए थे ना, तो इंडिया पहले आएगा, तमिल नहीं। समझा? अगला सवाल कहता है हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज लिस्टेड हैं? तो याद रखिए 22 लैंग्वेज। इंडिया में 22 लैंग्वेज लिस्टेड है कि आप 22 लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है सरकार, कितने? 22 लैंग्वेज। याद रखिए 22 लैंग्वेज 8th शेड्यूल में लिस्टेड है। ठीक है, शेड्यूल बना रखा, जैसे आपके बुक में नहीं होता सर, इंडेक्स होता है, चैप्टर होते हैं, फिर उस अलग अलग चैप्टर होते हैं, तो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी चैप्टर बनाए जाते हैं, सेक्शंस बनाए जाते हैं, उसी को शेड्यूल बोलते हैं। विच ऑफ दीज फैक्टर डू नॉट प्ले अ रोल इन अ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कहता है कि इन सब में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रोल नहीं प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए, किसी भी देश में पैसा बनाने के लिए कौन सा चीज रोल प्ले नहीं करता है? तो देख लेते हैं कौन सा चीज रोल प्ले नहीं करता है सरकार। याद रखिए साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। हाँ,
किसी भी कंट्री की साइज ऑफ अ पॉपुलेशन रोल प्ले करेगी उसके इकोनॉमी में। ज्यादा बंदे होंगे तो ज्यादा काम करेंगे ना। तो अगला है कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दूसरा कंट्री आपको कॉपरेट करेगा तो आप डेवलप हो सकते हो। जैसे बुलेट ट्रेन के लिए हमारी चाइना मदद करता है, तभी तो इंडिया में बुलेट ट्रेन आ पाएगी, वरना अपन कहाँ से बना पाएंगे। कॉपरेट कर रहा है ना वो कंट्री हमारे साथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगला इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ सर, जैसे गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अच्छे प्लान बनाएगी तो देश में ग्रोथ होगी, ठीक है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। बी है द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। सर किसी भी कंट्री की कोई भी लैंग्वेज हो, वो उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद नहीं करता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई चाइनीज बोले या फिर हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, लैंग्वेज किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद नहीं करता है, ये याद रखिए। कौन से सर? लैंग्वेज किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद नहीं करता। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। अगला वुमेन और अ मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कहता नर और नारी बराबर है, नर और मादा बराबर है, मेल और फीमेल बराबर है, पुरुष और महिला बराबर हैं, ऐसे लोगों को इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या कहेंगे सरकार? याद रखे, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि दोनों बराबर, उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं नर और मादा बराबर हैं, नारी और पुरुष बराबर हैं, मेल और फीमेल बराबर है, फेमिनिस्ट। पैट्रियार्की उसे कहते हैं जो कहता पुरुष प्रधान है। कास्ट हायरार्की मतलब जो कहते हैं भाई साहब जो कास्ट में बड़ा है वो बड़ा है। सोशल चेंज, जो सोशल चेंज की बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट ये कहती है नर और मादा बराबर हैं। याद रखिए। अगला सवाल, लॉ रिप्रेजेंट फैमिली मैटर सच एज मैरिज डाइवोर्स इज नोन एज। कहता है वो कौन से ऐसे कानून होते हैं जो फैमिली मैटर को सुलझाने में मदद करते हैं। किसी दो लोगों को प्यार हो गया, शादी हो गई, लड़ाई हो गई, अब डाइवोर्स चाहते हैं, जीना नहीं है। पहले कहते थे जी नहीं सकते, आज कह रहे हैं जी ही नहीं पाएंगे। भेद है ना सर, पहले शादी करके आप डाइवोर्स चाहते हैं। अब तो ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं जो घर परिवार के झगड़ों को सुलझाने में काम आते हैं? सर ऐसे लॉ को हम बोलते हैं, सिंपल से ना, किसके? जो फैमिली को सुलझाने के काम आते हैं, तो फैमिलीज लॉ है ना सर। फैमिली को सुलझाने के काम आएंगे तो फैमिली का ही तो कानून होगा। सुन रहा है ना तू? अगला सवाल ये रहा आंखों में। कहता है स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू। कहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लेकिन वो आंसरेबल नहीं है कहीं पे। तो याद रख लीजिए, मान लीजिए कि कहीं पे सरकार बनी, किसी भी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने चाहे कुछ काम किया ना किया, अय्याशी की हो, कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी उनकी जवाबदेही तय नहीं होती। कहाँ पे तय नहीं होती? जुडिशरी में। किसी भी कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि भाई साहब तुमने 5 साल पहले ये कहा था, तुमने किया क्या? तुमने ये ऐसा काम किया जो 5 साल पहले बोल के आए थे, लोगों को अमीर बनाया, लोगों के दुख तकलीफें दूर हुई, लोगों को काम मिला, लोगों को बेरोजगारी कम हुई, हाँ कोई सड़क बनी क्या, घर घर में पानी आया क्या? ये लोग, ये स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कोर्ट उन्हें ऐसा बुला के पूछ नहीं सकती कि जो तुमने 5 साल पहले बकबकाया था आके घरों में, क्या तुमने वो काम किया क्या? तो जुडिशरी के प्रति, किसी कोर्ट के प्रति इनकी जवाबदेही तय नहीं है, चाहे ये काम करे या ना करे। सोच रहा हूं नेता बन जाऊं, मजा आएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है विच ऑफ दीज फैक्टर डू नॉट प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सर 100 बार बोल चुका हूँ सुरेश, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चीज मदद नहीं करती उसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री, उसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री। मदद नहीं करती है, हाँ या ना? कहता है पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिस्टम बाई। कहता है जो पॉलिटिकल पार्टीज ना, उन्हें आम आदमी पार्टी को झाड़ू किसने दिया, बीजेपी को कमल किसने दिया, कांग्रेस को पंजा किसने दिया? तो किसी भी पार्टी को जो सिंबल मिलता है वो कौन देता है? सर नन अदर द इलेक्शन कमीशन देता है। इलेक्शन कमीशन ही है जो हर एक पार्टी को कोई ना कोई सिंबल देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देता, पार्टी लीडर नहीं देती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है कि भाई तुम्हारा झाड़ू है और तुम्हारा कमल है, बोलो तारा रारा। अगला सवाल कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है सरकार कि उन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है, धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हो। देखते नहीं हो कि जैसे ही कोई बाबा आता नहीं कि सारे नेता लोग जाते हैं उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। बाबा लोग धर्म के काम करते हैं और ये नेता लोग पॉलिटिक्स का काम करते हैं। ये दोनों लोग मिलके समाज के ऊपर राज करते हैं। अगर ये दोनों लोग अलग हो जाए ना सर, जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, लेकिन ये दोनों मिलके मस्त बेवकूफ बनाते हैं जनता को। सर आप जानिए, आप सबसे सवाल पूछिए, आप में अवेयर रहिए, पढ़े लिखे बनिए, अदरवाइज ये दोनों लोग मिलके अपन लोगों को बेवकूफ बना देंगे सर। तो ये बात किसने कही थी कि आप कभी भी धर्म को, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते? सर ये किसी महान इंसान ने ही कहा होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर अंबेडकर। करेक्ट आंसर है क्या सर? अंबेडकर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी। सर द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन महात्मा गांधी। जो गांधी ही महात्मा हो तो वही ऐसा काम बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं कर सकता। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, द शेड्यूल ट्राइब आर ऑफ्टन रिफर्ड एज। शेड्यूल ट्राइब को हम क्या कहते हैं सरकार? हम शेड्यूल ट्राइब को अक्सर हम क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब को हम अक्सर बोलते हैं सर स्कैवेंजर्स बोलते हैं, दलित बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं या आउटकास्टेड बोलते हैं। याद रखिए जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उन्हें हम लोग अक्सर आदिवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक बार बोल के बता दो बाबूजी? आदिवासी। जो शेड्यूल ट्राइब के बंदे उन्हें हम क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं, याद रखना। अगला सरकार, द प्लेस ऑफ राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्टेड। ऐसा जगह का नाम बताइए जहां पे इंडिया ने अपना परमाणु बम टेस्ट किया था। ऐसे जगह का नाम बताइए जहां पे इंडिया ने अपना परमाणु बम टेस्ट किया था। हिंट में बताता हूँ, वो राजस्थान में है जगह। वो कलिकट नहीं है, वो ककरावती नहीं है, वो कैराकल नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पोखरन। पोखरन कहाँ है सर? राजस्थान में है। राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां पे इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर दिया था। अपन लोगों ने न्यूक्लियर बम बनाया था ना, तो उसको टेस्ट भी करना था। वो कहाँ क्या था? पोखरन राजस्थान में। बोलो हाँ। When power is taken away from the state government and is given to the local government। 100 बार बोल चुका हूं, जब भी कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द पावर इज टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं ना, हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर का डिवीजन को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे सर? द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है सरकार, तो यही है पावर का डिवीजन। जब पावर डिवाइड होता है उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। दीज आर द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। तो सर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और आप इसे देखते रहिए और मैं आपको और भी सैंपल पेपर करवाते रहूंगा। ठीक है सर, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वन एंड ओनली डे क्लास।